हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत दोस्तों। क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत सुथालिया और ये है गजब की गणित। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत सर के पिटारा से हो जाए दो लफ्ज। यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे ओनली इफ यू लिसन। इन दो वर्ड्स के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। बिफोर हम लोग सेशन को स्टार्ट करें, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहां पर अपना बैच जिसका नाम है एमसीसी 2.0 एग्जाम ओरिएंटेड बैच। इस कोर्स को अगर हम लोग अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट जाना होगा store.mccjpr.com store.mccjpr.com। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको फर्स्ट आपको दिखेगा कोर्स एग्जाम सीए फाउंडेशन एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ऑब्वियसली बैच 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बेस्ट ऑफ द टीचर सारे सब्जेक्ट में अनिल शर्मा सर अकाउंट्स, दीक्षांत सर फॉर लॉ, मैथ्स डेफिनेटली बाय मी एंड संदीप गिरी सर फॉर इकोनॉमिक्स। राइट, इस बैच में 100% लाइव क्लासेस है, 100% लाइव क्लासेस विद ऑल 100% बैकअप्स। नंबर 1। नंबर 2, अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलेगा। ठीक है, आपको बुक्स का हार्ड कॉपीज मिलेगा एट जस्ट 15,000। इन 15,000 you're getting the books, you're getting the 100% lectures which will be completed by 31st of March। और अप्रैल महीने में आपका मॉक टेस्ट वगैरह होगा एंड देन फ्रॉम 15th में आपका एग्जाम स्टार्ट है। यू विल बी बेस्ट प्रिपेयर्ड कि कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट होगा एंड देन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम। तो डेफिनेटली यू विल बी बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम ऑल्सो। राइट, एंड ऑब्वियस डेस्कटॉप मोबाइल सब में क्लासेस चलेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर आकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। राइट, सो विद दिस थिंग्स let's start with our class, with our today's class. Last class with this is lecture number 2 of ratio, proportion, indices and logarithm. Last class में हम लोग रेशियो हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी को अपने कंटिन्यू करने वाले। सबसे पहले हम लोग समझे थे कि रेशियो का मतलब क्या है। तो हम लोग समझे थे रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिससे हम क्या कर सकते, कंपेयर कर सकते हैं। दो या दो से बेसी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर। बट कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनका काइंड सेम होगा। जैसे अगर आप बिल्लू का वेट लेंगे तो टिल्लू का भी वेट ही लेना होगा, है कि नहीं। और दूसरा चीज, उनका यूनिट्स भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करेक्ट। और राजे आपको ध्यान होगा रेशियो का हमेशा हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, अगर रेशियो मान 25:10 है तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो 5 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 5/2। क्योंकि एक रेशियो में क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है अगर ऐसा कोई नंबर है जिससे दोनों नंबर क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो उसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने लिए थे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का कि हमारे 3.5:8.75 है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, क्योंकि सेम नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे। क्या हो गया 350/875 और फिर कॉमन फैक्टर से कैंसिल करते करते फाइनली वी गॉट द रेशियो एज 2:5। ठीक है ना। ये ध्यान रखने का है कि रेशियो के टर्म्स में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट दैट मस्ट बी नॉन जीरो नंबर। राइट, जैसे रेशियो 5:7 है तो 5 इज द फर्स्ट टर्म एंड 7 इज सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड टर्म को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये भी हम लास्ट डे पढ़े थे। राइट, फिर हमने कुछ रेशियोज का बात की, जैसे कि डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, स्क्वायर करना। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्यूब करना। इनवर्स रेशियो का मतलब रेशियो को उल्टा कर देना। सब डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट का स्क्वायर, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट हो गया और सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाता, क्यूब रूट। राइट, जिससे ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब था तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट होता है। यस और नो राजा बेटा। ठीक है। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या था, बताएंगे सभी कोई। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या था, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब था सारे फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो इस टू सारे सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। और जब भी दो से ज्यादा टर्म्स को कंपेयर करते हैं और दो से बेसी टर्म्स को हम लोग कंपैरिजन के फॉर्म में लिखते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड रेशियो। तब उसको बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। यस और नो राजा बेटा लोग, बताएंगे सभी कोई, पक्का। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या बात किए थे कि ऑब्वियसली रेशियो इज अ यूनिट फ्री मेजर। क्यों,
क्योंकि दोनों में अगर रेशियो का डेफिनेशन क्या था कि भाई यूनिट सेम होना चाहिए, तो अगर यूनिट सेम रहेगा तो कैंसिल होकर यूनिट फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सारे रेशियोज दुनिया में जितने भी रेशियो होते हैं सारे यूनिट फ्री ही होते हैं। आप रेशियो को विदाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का एंटीसेडेंट बोलते हैं, सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट। पॉइंट नंबर 10 में क्या था, यूनिट सेम नहीं दिया होता, यूनिट हम सेम किया कैसे, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके, ये तो ऑलरेडी ग्राम में ही है, ठीक है ना। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2:3 और 3:2 सेम नहीं है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में आएगा ये इंपॉर्टेंट है। फिर तुमको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हुए सिखाए थे कि जो नीचे है वो नीचे रहता है, फिर नीचे वाले को मिडिल वाले से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले से ऐड। फिर था रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, मतलब जो पहला वाला बड़ा हो सेकंड में छोटा हो। लेसर इनइक्वालिटी मतलब पहला छोटा दूसरा बड़ा, और इक्वालिटी मतलब जो दोनों सेम है। और रेशियो ऑफ इक्वालिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा 1:1 ही होता है कि नहीं। फिर एक और बताए थे कि अगर रेशियो में डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है तो ऑब्वियसली हर नंबर हर वैल्यू को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, बट वो नंबर क्या होगा जो तीनों का एलसीएम होगा। 3, 8 और 10 का एलसीएम, जैसे यहाँ पर 120 आया, सबको 120 से मल्टीप्लाई किए थे तो आंसर आ गया था, राइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल भी था, तो ये वाला एग्जांपल भी अपने लास्ट में डिस्कस किए थे। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रिवाइज कर रहे थे लास्ट डे को। तो यही मेरा तरीका होता है, जब भी हम लोग का अगला क्लास स्टार्ट होता है उसके पहले 5-7 मिनट हम लोग क्या करते हैं, पहले लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं आगे का डिस्कशन करते हैं। और इस तरीके से आप मेरे साथ साथ अगर नोट्स को लिखेंगे तो 100% जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे आपको दिखेगा आपसे सारा क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक है। तो विद दैट हम लोग आज का सेशन का शुभारंभ करते हैं और कुछ नई बातें सीखते हैं आज, सो दैट हम लोग का नॉलेज और बढ़ सके, ठीक है। चलिए, सबसे पहला बात जो यहाँ लिखा हुआ है ये सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा है ये बात सही है कि गलत है। सबसे पहला बात क्या लिखा हुआ, रेशियोज आर यूनिट फ्री, इज दिस ट्रू और फॉल्स? बताओ बच्चा और पार्टी बताएगा फटाफट। रेशियोज आर यूनिट फ्री, ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू सर, क्योंकि रेशियो का मतलब ही क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। बट कंपेयर करने के लिए सेम यूनिट होना चाहिए, तो अगर सेम यूनिट रहेगा तो यूनिट यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें खाली इतना सा लिख लेते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है भाई? एज रेशियो कैन बी expressed without unit of measurement. This statement is true as ratio can be expressed without unit of measurement. ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है? क्योंकि रेशियो को हम लोग विदाउट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो में क्या होता है, रेशियो में कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट अगर सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो विदाउट द यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये कोई खास बात नहीं था, ये भी एक तरह से रिवीजन वाला पॉइंट ही हो गया अपने लिए, ठीक है। कुछ नया बात में आ जाता है। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ ए इज टू बी कितना दिया हुआ है, ए इज टू बी कितना दिया हुआ है, 2:3। बी इज टू सी कितना दिया हुआ, 4:7। और सी इज टू डी कितना दिया हुआ, 8:1। तुमको यहां पर निकालने क्या बोल रहा है, तुमको निकालने बोल रहा है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, तुमको ये निकालने बोल रहा है, ठीक है। इज इट ओके? अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। मतलब समझ में, तुमको ए इज टू बी दिया हुआ है, बी इज टू सी दिया हुआ है, सी इज टू डी है, तुमको कंबाइन करके एक साथ पूछ रहा है। देखो मैथ्स में एक सिंपल रूल होता है, क्या रूल होता है, रूल ये होता है कि अगर कुछ रेशियोज दिया हुआ है और तुमको दूसरा रेशियो निकालने बोले तो तुम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे यहां पर ए का वैल्यू क्या है, 2, ए के बदले हम 2 लिख सकते। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है ना,
प्रॉब्लम हो गया बी के साथ, क्योंकि देखो एक बार बी का वैल्यू 3 और एक बार बी का वैल्यू 12 4 है। सिमिलरली प्रॉब्लम सी के साथ भी, सी का एक बार 7 और एक बार 8 है। एक ही चीज का दो वैल्यू कैसे हो सकता है? समझाया? इसलिए यहां पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? जैसे यहां पर a इज टू बी कितना दिया हुआ है? 2:3। और b इज टू सी कितना दिया हुआ है? 4:7। अभी पहले इतना सा इन दो रेशियो को लेकर बात करते हैं। देखो यहां पर b दोनों में, तो दोनों में b का वैल्यू सेम होना चाहिए, बट यहां पर देखो एक बार b का वैल्यू 3 और एक बार वैल्यू 4 है। एक बार 3 और एक बार क्या है? 4 है। हम लोग एक रूल जानते हैं, क्या रूल जानते हैं? कि रेशियोज में हम क्या कर सकते हैं? ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इन दोनों को सेम करना। सेम कैसे करेंगे? जैसे नीचे वाला रेशियो में b का वैल्यू 4 है, तो तुम क्या करो, ऊपर वाले रेशियो में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जो सेकेंड वाले रेशियो में b का वैल्यू है, जो कॉमन वैल्यू का वैल्यू है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां भी 4 हो गया मल्टीप्लाई और यहां भी 4। इस रेशियो में ऊपर 4 नीचे 4 मल्टीप्लाई किया। और नीचे वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वाला b का वैल्यू कितना था? 3 था, तो नीचे वाले b को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑब्वियसली ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से क्या हो गया? अब यहां से नया वैल्यू आ रहा है, a इज टू बी का वैल्यू आ गया 8:12, और यहां से नया वैल्यू b इज टू सी का आया कितना? 12:21। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पता है यहां से हम क्या कंक्लूड, एज यहां पर देखो b का वैल्यू दोनों में जगह क्या हो गया? सेम हो गया। अब इन दो रेशियो को हम क्लब कर सकते हैं। क्लब करेंगे दोनों रेशियो, क्या बन जाएगा? a इज टू बी इज टू सी। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां पर a का वैल्यू कितना है? 8 है, b का वैल्यू 12 है और c का वैल्यू 21 है। इससे वैल्यू किसका आया? a इज टू बी इज टू सी का। a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको कंबाइंड a इज टू बी इज टू सी का नहीं निकालना था, हमको a b c d का निकालना था। ठीक है, a इज टू बी इज टू सी कितना आया अभी? 8:12:21। और दूसरा क्या है? c इज टू डी, c इज टू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8:1 दिया हुआ है। अब तुम सोचो ना, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर में a b c था ही, नीचे एक्स्ट्रा में क्या है? d है, तो ऑटोमेटिक a इज टू बी इज टू सी इज टू डी आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर वाले में c का वैल्यू 21 दिया हुआ है और नीचे वाले में c का वैल्यू कितना है? नीचे वाले में c का वैल्यू कितना है? 8 है। तो दैट इज द प्रॉब्लम नाउ। समझ में आ रहा है? अब वो प्रॉब्लम हो गया। तो 21 और 8, अच्छा एक काम कर सकते हैं, अब एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं सर? एक काम करते हैं, अब नीचे अगर c का वैल्यू 8 है तो ऊपर वाले रेशियो में 8 से मल्टीप्लाई, और ऊपर में c का वैल्यू 21, नीचे वाले इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में 8 मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा? और नीचे वाले में 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मतलब अब क्या हो गया? यहां से a इज टू बी इज टू सी कितना आ गया? 64 इज टू 96 इज टू, ये कितना आ रहा है? 168। और c इज टू d का वैल्यू कितना आ रहा है? 168 इज टू 21। तो अब देखो c और c का वैल्यू सेम हो गया, तो अब यहां से a इज टू बी इज टू सी इज टू डी, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या? 64 इज टू 96 इज टू 168 इज टू 21। चेक करेंगे, चेक करेंगे एवरीवन। हाँ जी, ध्यान देना है,
सबसे पहले मैंने दो रेशियो को लिया, A:B को और B:C को। A:B क्या दिया हुआ था? A:B दिया हुआ था 4:3, सॉरी 2:3, और B:C क्या दिया हुआ था? 4:7। अब प्रॉब्लम क्या था, इन दोनों B का वैल्यू सेम नहीं था, तो नीचे में जो B का वैल्यू था उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में करना होगा ऊपर नीचे, और ऊपर में जो B का वैल्यू था, B का वैल्यू 3 था, तो ऊपर यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड रेशियो में ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब A:B क्या हो गया? 8:12, और B:C क्या हो गया? 12:21। अब कॉमन हो गया तो A:B:C यहां से निकल गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तुमको A:B:C नहीं निकालना था, तुमको ABCD निकालना था। तो A:B:C पता है और C:D पता है, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो ABCD का आ जाएगा, बट C का वैल्यू सेम नहीं है, तो नीचे C का वैल्यू 8 था, ऊपर में सारे रेशियो का 8 से मल्टीप्लाई, और नीचे ऊपर में C का 21 था, ऊपर नीचे में 21 से मल्टीप्लाई, तो 8 × 8 64 हो गया, 12 × 8 96, 21 × 168, और C:D 160 और 121 21, ABCD का वैल्यू आ गया। समझ में आया? अब जैसे हमको निकालना है A:D का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है A:D। तो कुछ लोग बोलेंगे सर A और D का वैल्यू चाहिए, तो आप तो बोले थे ना अगर एक रेशियो दिया हुआ दूसरा रेशियो निकालने बोले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट ऐसे कर सकते हैं क्या कि A का वैल्यू देखो 2 है, D का वैल्यू 1 है, तो रेशियो हो गया 2:1। हम बोले नहीं, सब्स्टिट्यूट तभी कर सकते हैं जब कॉमन एलिमेंट्स का वैल्यू सेम हो, और यहां पर कॉमन एलिमेंट्स का वैल्यू सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन हाँ, A:B:C:D में देखो A का वैल्यू कितना है 64 और D का वैल्यू कितना 21, तो हाँ यहां से बोल सकते हैं कि A:D का वैल्यू क्या है 64:21। A:D का वैल्यू क्या हो गया 64:21, यहां से जरूर हम बोल सकते हैं। लेकिन सर इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर हमको A:D निकालना है तो क्या हमको पहले A:B:C:D निकालेंगे तब जाके A:D का मिल पाएगा? हम बोले हाँ वो एक तरीका है, लेकिन वो मेरे हिसाब से थोड़ा लेंथी हो जाएगा। एक और सिंपल तरीका भी है, अगर हमको A:D निकालना है, अच्छा A:D को क्या मैं A/D बोल सकता हूं क्या? A:D को क्या मैं A/D बोल सकता हूं? ऑब्वियसली सर बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? A/D को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? A/B इंटू B/C इंटू C/D। चेक करो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे B और B कैंसिल, C और C कैंसिल, क्या बचेगा? A/D तो बचेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो एकदम लिख सकते हैं। अब A/B का वैल्यू तुमको पता ही है 2/3 है, B/C का वैल्यू भी पता है कितना है 4/7 है, और C/D का वैल्यू पता है कितना है 8/1 है कि नहीं? सही लिखें कि नहीं लिखें? लिखें सर, आप एकदम सही लिखें। 2 × 4 8, 8 × 8 64, बाई कितना 21, विच इज 64:21। यही तो बोल रहे थे कि A:D क्या होगा 64:21। तो बिना A:B:C:D निकाले ये निकाल लिए ना? बोलो राजा बेटा लोग, यस और नो? तो ये तरीका हम लोग यूज करेंगे A:D निकालने, अगर सिर्फ A:D निकालने आ जाए तो ध्यान रखना रेशियो को सब्स्टिट्यूट कब कर सकते हैं? जब कॉमन एलिमेंट्स का वैल्यू सेम हो। अगर कॉमन एलिमेंट्स का वैल्यू सेम नहीं होगा तो ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इज इट ओके? पक्का क्लियर है? अच्छा वैसे ही मेरे को तुम एक और बात बताओ, यहां पर देखो एक और क्वेश्चन B:D निकालना है, ऑल्दो मेरे को आंसर पता है कि B:D अगर निकालना है तुम ये नहीं बोल सकता सर B का वैल्यू देखिए 4 है और D का वैल्यू कितना 1 है। हम नहीं, अरे B का वैल्यू 3 भी तो हो सकता है, तो यहां से सब्स्टिट्यूट होगा ही नहीं अगर कॉमन एलिमेंट सेम नहीं है तो। हाँ इससे जरूर कर सकते हैं कि B का वैल्यू 96 है और D का वैल्यू 21 है, वो हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगेन ये तो लेंथी तरीका हो गया कि पहले ABCD निकालो फिर B:D निकलेगा। तो शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? तुम सोचो B:D को हम क्या लिख सकते हैं राजा बेटा लोग? तुम लोग अभी जो A:D जैसे सिखाए हैं वही सेम तरीका बच्चा पार्टी में लगाओ, वही सेम तरीका लगाइए आप लोग। तरीका सोचो क्या कर सकते B:D को? क्या B:D को B/C इंटू C/D नहीं लिख सकते? तो देखो ना C और C कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? B/D तो बचेगा, और B/C का वैल्यू कितना है 4/7।
और C बाई D का वैल्यू कितना है 8/1 है कि नहीं है? तो यहां से आंसर कितना आ रहा है 32/7 मतलब 32:7। अब कुछ बच्चे यहां पर होंगे कंफ्यूज, बोलेंगे सर लेकिन यहां तो आंसर आपका कुछ और था, यहां तो आपका आंसर आया था बी का वैल्यू 96 है और डी का 21 है। हम बोले नहीं भाई सेम है और ये सही है। क्यों? क्योंकि समझो 96 21 में हम बोले तो हमेशा रेशियो को एक्सप्रेस किसमें करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वी हैव अ कॉमन फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर इज 3। तो 96 को हम डिवाइड करेंगे 3 से और 21 को भी 3 सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 96/3 आता है 32 और 21/3 आता है 7, तो देखो वही आ रहा है 32:7 जो ऊपर आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम B/D निकाल सकते हैं। हाँ, अगर चारों का पूछेगा तो वही लेंथी तरीका से ही होगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बट A/D पूछेगा, B/D पूछेगा, इन सब क्वेश्चन में विल डेफिनेटली हैव अ शॉर्ट। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मान लो यहां पर अगर पूछ ले A/C का पूछे, किसका पूछे A/C, A/C को क्या बोल सकते हैं A/B इंटू B/C। A/B कितना है 2/3 और B/C कितना है 4/7, तो आ गया 8/21। ठीक है ना, A/C क्या हो जाएगा 8/21। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट चारों का पूछे तो वो लॉन्ग कट तरीका से ही होगा कि कॉमन एलिमेंट को पहले सेम करो, कि पहले A/B में कॉमन एलिमेंट सेम कर ले तो वहां से A/B/C निकालेंगे। अब A/B/C पता है, C/D पता, अब इन दोनों क्लब करेंगे, उसके लिए कॉमन एलिमेंट को सेम कर लो, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चले आगे। सबका ये कॉपी हो गया, सभी का ये वाला पार्ट कॉपी हो गया ना, पॉइंट नंबर 19। जिसका भी नहीं वो फटाफट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 19 कॉपी कर लेंगे, पॉइंट नंबर 19 कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ quantity increases or decreases in the ratio A/B, then new quantity equal to B of original quantity equal to A। तो पता नहीं क्या लिखा हुआ, चलो एग्जांपल से समझते हैं तो आप समझ पाएंगे मेरा बात। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2023 में मुन्नू मुन्नू का 2023 में इनकम कितना था, मुन्नू का 2023 में इनकम कितना था 1,20,000। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन 2024 मुन्नू's इनकम increases in 2024 Munnu's income increases in the ratio 4:7। Find Munnu's income in 2024। मान लो ऐसा बात हम बोल, तो क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोल रहा है मुन्नू का इनकम 2023 में कितना था 1,20,000 था, 2024 में क्या मुन्नू का इनकम बढ़ गया इन द रेशियो 4:7। अभी लाइन का मतलब समझना पड़ेगा, 2024 में मुन्नू का इनकम बढ़ रहा है इन द रेशियो 4:7। इसका मतलब हुआ कि मुन्नू का इनकम पहले अगर 4 रुपए था
तो अब 7 रुपये। मुन्नू का इनकम पहले अगर 4 रुपए था तो अब कितना है? 7 रुपये। अब समझ पा रहे हैं? तो फाइंड मुन्नूज इनकम इन 2024। तो तुम इसमें कैसे करता? तुम बोलता कि से पहले इनकम कितना था? 4 और अब कितना है? 7। ऐसा बोलता। तो पहले इनकम कितना बोल रहे? 4। तो पहले वाला इनकम ऊपर लिखेंगे। अगर हम 4/7 यहां लिख रहे हैं, अगर हम यहां क्या लिख रहे हैं? 4/7, 4/7, 4/7। तो 4 क्या था? पहले वाला इनकम। इंक्रीज इन द रेशियो 4:7 मतलब पहले 4 तो अब 7 है। तो अगर 4 तो ऊपर 4 मतलब पहले और 7 अब। पहले कितना दिया? 1,20,000 और अब का हमको निकालना है। यस और नो? तो यहां से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4x इक्वल टू 1,20,000 इंटू 7। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 7/4। ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 4x इक्वल टू 1,20,000 7 हो गया। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 1,20,000 इंटू 7/4। ऐसे करने से नया इनकम आ जाएगा ना? ऐसे सॉल्व करने से नया इनकम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वही बात वहां लिख रहा है, वही बात वहां लिख रहा है। बोल रहा है कि अगर कोई क्वांटिटी, जैसे मान लो मुन्नू का इनकम, जो इनकम का बात की, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो A:B। जैसे मान लो ये इंक्रीजेस था, रेशियो क्या बोले थे हम? 4:7। देन द न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू, न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इक्वल टू ए, बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू ए। देखो यहां पे देयरफॉर न्यू क्वांटिटी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो नहीं समझ में आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम यहां पर नया क्वांटिटी कैसे निकाला? नया क्वांटिटी को तो एक्स लिए थे ना, वो तुम कैसे निकाला? 1,20,000 क्या था? पुराना वाला वैल्यू, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, इंटू तुम क्या किया? 7/4 ना। यहां पर क्या लिखा हुआ? इंटू क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाइंग रेशियो। और मल्टीप्लाइंग रेशियो का मतलब क्या बोला? वेयर मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रेशियो। तो जो भी गिवन रेशियो होगा उसी का रेसिप्रोकल को बोल रहे हैं मल्टीप्लाइंग रेशियो। तो रेशियो यहां गिवन क्या था? 4:7। देखो तुम मल्टीप्लाई किससे किया है? 7/4 से। तो तुम जो रेशियो गिवन है उसका रेसिप्रोकल से तो मल्टीप्लाई किया ना। तो यहां वही तो बोले हम कि जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी होगा 1,20,000, उसको मल्टीप्लाई किससे करना? मल्टीप्लाइंग रेशियो से। और मल्टीप्लाइंग रेशियो मतलब जो रेशियो गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल। तो देखो रेशियो 4:7 था, तो मल्टीप्लाई किससे किया? 7/4 से। वही बात यहां लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बात को अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? तो जस्ट उसके लिए एक फॉर्मूला दे दिया कि कभी भी नया क्वांटिटी अगर निकालना हुआ तो जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी, ये जो हमने कॉन्सेप्चुअली किए उसी का यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है। जिसको लगता है मेरे लिए कॉन्सेप्चुअली इजी है, आप वैसे कर लेना। जिसको लगता है फॉर्मूला ठीक है कि भाई नया क्वांटिटी निकालने बोलेगा तो जो भी ओरिजिनल क्वांटिटी होगा उसको मल्टीप्लाई किससे, जो रेशियो दिया रहेगा उसको उल्टे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? और वैसे ही अगर ओरिजिनल क्वांटिटी निकालना हुआ तो न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। क्यों? समझो, मान लो हमको 2024 का ही दे देता, 2024 का ही दे देता, 2024 का ही दे देता, वो कितना देता? मान लो 2,10,000। कितना देता? 2,10,000। तुमसे पूछा 2023 का इनकम बताओ, मतलब ओरिजिनल पूछ रहे हैं ना। अब समझो 24 में इनकम बढ़ा था 4:7 और ये 24 का इनकम दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ? इंक्रीज 4:7 मतलब पहले अगर 4 था तो अब कितना है? 7 है। तो पहले कितना था वो निकालना है कि 23 का निकालने बोल रहे हैं। और अब कितना है? 2,10,000 है। तो तुम क्या करता? 7x, कॉन्सेप्चुअली बात करें, 7x इक्वल टू 4 इंटू 2,10,000। x कैसे निकला? 4/7 इंटू 2,10,000। तो ये 4/7 क्या है? जो गिवन रेशियो है, इसलिए हमने क्या लिखी? गिवन रेशियो। और 2,10,000 क्या था? नया वाला वैल्यू ना, 2,10,000 तो इंटू न्यू क्वांटिटी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल क्वांटिटी आ जाएगा। तो सिंपल चीज है, इसमें कोई हाथी घोड़ा बात नहीं था, बहुत सिंपल बात की है। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा बोले ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो इंक्रीज कर रहा है इन द रेशियो A:B या डिक्रीज कर रहा है इन द रेशियो
A:B, और तुमको नया क्वांटिटी निकालने बोले, जो गिवन क्वांटिटी होगा इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होगा, जो रेशियो गिवन होगा उसका उल्टा। और अगर तुमको पुराना क्वांटिटी निकालने बोले, नया दिया हुआ है, तब जो भी दिया हुआ है इनटू जो रेशियो गिवन है क्वेश्चन। ये हो गया रटने वाइज, और समझने वाइज तो तुमने बात की है। क्लियर है बात? यस और नो एवरीवन? किसी को यहां तक कोई भी तरह का डाउट है? किसी को यहां तक कोई भी तरह का डाउट? जैसे यहां पर क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज एक्स एंड देन इट चेंजेस इन द रेशियो P is to Q, फाइंड द न्यू पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन एक्स है और किस रेशियो में चेंज हो पॉपुलेशन, P is to Q के रेशियो में, और तुमको नया पॉपुलेशन पूछ रहा है, मतलब न्यू क्वांटिटी निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया कि कभी भी आपको अगर न्यू क्वांटिटी निकालना हुआ तो क्या करना, जो ओल्ड क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग रेशियो। इस क्वेश्चन में ओल्ड क्वांटिटी पॉपुलेशन कितना दिया हुआ था, पॉपुलेशन कितना दिया हुआ था, एक्स। अच्छा, मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता ना। मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होता है, जो रेशियो गिवन है क्वेश्चन में उसका रेसिप्रोकल। जैसे क्वेश्चन में रेशियो क्या गिवन है, P is to Q, तो मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होगा, Q by P। ये क्या हो गया, x और q मल्टीप्लाई एक्स क्यू लिख देते बाई p। ये हो गया न्यू पॉपुलेशन। ये क्या हो गया, न्यू पॉपुलेशन। कंप्लीट करेंगे फटाफट। ये हो गया न्यू पॉपुलेशन, फटाफट कंप्लीट करें। ठीक है, डन। चले आगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 22 क्या लिखा हुआ है, तुमको इनवर्स रेशियो निकालने बोल रहे हैं। किसका इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ ए टू बी। ना थोड़ा धीरे धीरे, क्वेश्चन बोल रहा है इनवर्स रेशियो ऑफ ए टू बी। पहले समझते हैं फिर वी कैन कंक्लूड। देखो लास्ट से आओ, दो बार इनवर्स लिखा है तो हमेशा लास्ट से आया करो, हमेशा लास्ट से। इनवर्स रेशियो ए टू बी क्या होता है, ए टू बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है, बी टू ए। इसका मतलब हमको इनवर्स रेशियो किसका निकालना है, बी टू ए का। तो बी टू ए का इनवर्स रेशियो क्या होगा, ए टू बी होगा ना। सिंपल है, पहले इनवर्स रेशियो ए टू बी, इनवर्स मतलब उल्टा करना, तो बी टू ए हो जाएगा, और उसका इनवर्स रेशियो तो ए टू बी। इसका मतलब व्हाट कैन वी कंक्लूड, इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होगा, जो है वही रहेगा। इनवर्स ऑफ इनवर्स अगर बोलेगा तो जो है वही रहेगा, समझाया। अब सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी टू क्यू। डरना नहीं है, लास्ट से करो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी टू क्यू। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, पी का स्क्वायर रूट रूट पी, और ये क्या आएगा, रूट क्यू। उसका डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, तो रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, और रूट क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो क्या हो जाएगा, पी टू क्यू ही रहेगा। इसका मतलब डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट अगर बोल देगा तो जो क्वेश्चन होगा वही आंसर होगा, जो क्वेश्चन होगा वही आंसर होगा। समझ आ रहा है। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ m is to n ना। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट, इन दोनों का क्यूब रूट, और उसका ट्रिप्लीकेट, तो क्यूब रूट का क्यूब करेंगे, ट्रिप्लीकेट का क्या करते, क्यूब करते। तो वापस सब ट्रिप्लीकेट ऑफ m is to n मतलब क्यूब रूट ऑफ m एंड क्यूब रूट ऑफ n। उसका ट्रिप्लीकेट मतलब क्या, उसका क्यूब, क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, m is to n। सिर्फ क्या बचेगा, m is to n। सिर्फ क्या बचेगा, m is to n। समझ में आया। फिर क्या लिखा हुआ है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। लास्ट से पढ़ो, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, तो एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये वाई क्यूब हो जाएगा। उसका सब ट्रिप्लीकेट मतलब उसका क्यूब रूट, क्यूब का क्यूब रूट करेंगे तो क्या होगा, क्यूब हट जाएगा,
तो खाली x और y बचेगा। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ u इज टू v, तो u और v का डुप्लीकेट क्या होगा, u स्क्वायर और v स्क्वायर, उसका सब डुप्लीकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट हट स्क्वायर हट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, u इज टू v, सिर्फ क्या बचेगा, u इज टू v। बोलने का मतलब है हम लोग यहां से क्या बात कर रहे थे कि इनवर्स ऑफ इनवर्स निकालने अगर बोल दे तो जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा, डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट वही आंसर रहेगा, ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट वही आंसर रहेगा। उल्टा कर दो, सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट तब भी आंसर वही रहेगा, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट तब भी आंसर वही रहेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। इनवर्स ऑफ इनवर्स वही रहेगा, डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट वही रहेगा, सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट भी वही रहेगा, ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट वही रहेगा, ट्रिप्लीकेट ऑफ सब ट्रिप्लीकेट अगेन वही रहेगा। जो आया तो ये तो रिडल हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये कंफर्म रहना चाहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुमको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। किसका डुप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7। मतलब क्या हुआ कि हमको डुप्लीकेट रेशियो किसका निकालना है भाई, निकालना तो है डुप्लीकेट रेशियो, बट किसका, इनवर्स रेशियो 5:7। इनवर्स रेशियो 5:7 का क्या होता है, 7:5। इनवर्स रेशियो ऑफ 5:7 क्या हो गया, 7:5। अब इसका डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, मतलब 7 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर, मतलब 49:25। ठीक है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशियो। किसका ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:49। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, 25 का और 49 का। मतलब क्या हुआ, हमको जो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, हमको जो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, 25 का रूट 5 होता है और रूट 49 इज 7। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होता है, क्यूब, ये हो गया 5 क्यूब इज टू 7 क्यूब। 5 का क्यूब निकाल के चेक करो 125 आएगा, और 7 का क्यूब कितना आएगा, 343। 7 का क्यूब कितना आएगा, 343। चेक करेंगे सभी कोई चेक करेंगे और कंप्लीट करेंगे फटाफट। ठीक है, डन। चले आगे, ओके नाउ अब तुमको अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड कंपाउंड रेशियो। किसका कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड का मतलब ध्यान है, एंटीसीडेंट्स का प्रोडक्ट इज टू कॉन्सिक्वेंट्स का प्रोडक्ट। भाई किसका कौन कौन से रेशियो को निकालना है कंपाउंड रेशियो, एक रेशियो है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक रेशियो तो हो गया 4:9। सेकेंड क्या बोल रहा है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:4। 9:4 का ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब, 9 का क्यूब कितना निकालो, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना आता है, 729, और 4 का क्यूब कितना होगा, 64। ये हो गया सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो क्या है, हमको सब डुप्लीकेट निकालना है। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट 81 का, 81 का स्क्वायर रूट है 9, और 64 का स्क्वायर रूट 8। ये हो गया तीसरा रेशियो। और चौथा रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, किसका, 512:27 का। अब प्रॉब्लम क्या है, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट होता है, और 512 का स्क्वायर रूट निकालो, देखो नहीं आ रहा होगा, देखो नहीं आ रहा होगा, मतलब पॉइंट में आ रहा होगा डेसिमल में, कैलकुलेटर चेक करो, 512 का सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, तो एज पॉइंट में आ रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं ना, रूट 512 इज टू रूट 27 ऐसे ही रहने दे रहे एक बार।
तो वापस ध्यान दो, तुमको कंपाउंड रेशियो किसका निकालना है, 2:3 का डुप्लीकेट स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ट्रिप्लीकेट 9:4 का दोनों का क्यूब करना है, तब डुप्लीकेट 81 का स्क्वायर रूट 9, 64 का स्क्वायर रूट 8, बट इन दोनों का डेसिमल में आ जा रहा है कैलकुलेटर में, इसलिए उसका ऐसे हम रहने दे रहे हैं। और इन चारों रेशियो को क्या करना है, कंपाउंड निकालना है। कंपाउंड मतलब सारे न्यूमरेटर को ऐड मल्टीप्लाई करना है, मतलब सारे एंटीसीडेंट को, मतलब सारा पहला टर्म को। तो 4 इंटू 729 इंटू 9 इंटू रूट 512 बाई, नीचे क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंस आएगा 9 इंटू 64 इंटू 8 इंटू रूट 27। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा, सर 9 और 9 कैंसिल, 9 और 9 कैंसिल। ठीक है, और क्या, 4 और 64 कट के यहां 16 हो गया। ठीक है, ऊपर में क्या हुआ, अब ऊपर में क्या हो रहा है, 729 इंटू रूट ओवर ऑफ 512। अच्छा, 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 256 इंटू 2 लिख सकते हैं। 256 इंटू 2 क्या होता है, 512 तो होता है, और नीचे क्या बच रहा है, 16 इंटू 8 128 इंटू रूट 27 को क्या मैं 9 इंटू 3 लिख सकता हूं, सही है ना, चेक कर लो। सभी को यहां तक चेक करेंगे पहले, यहां तक चेक करो, सभी एग्री कर रहे हैं क्या। अब 729 तो ठीक है, इंटू, अच्छा अब इन दोनों को अलग भी तो कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 256 इंटू रूट 2 बाई 128 इंटू रूट 9 इंटू रूट 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, है कि नहीं। अरे दो नंबर मल्टीप्लाई कर रूट लिखो या दोनों को अलग अलग कर दो, बात एक ही होता है। यस सर, एकदम सही है। तो यहां से तो 729 इंटू रूट 256, कैलकुलेटर निकालो, 256 का स्क्वायर रूट 16 आता है, इंटू क्या हो रहा है, रूट 2 डिवाइडेड बाई 128, रूट 9 कितना होता है, 3 इंटू रूट 3, करेक्ट। तो 16 और 128 करके क्या हो गया, 8 हो गया, और 3 और 729 करके कितना हो गया, 243 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आया, 243 रूट 2 बाई 8 रूट 3, क्या आया रेशियो, 243 रूट 2 बाई 8 रूट 3। अब इसकी बियॉन्ड और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, मतलब अगर रेशियो के फॉर्म पे लिखे तो ये हो जाएगा 243 रूट 2 इज टू 8 रूट 3, और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे, एवरीवन प्लीज चेक इट। इज इट ओके, सबका लिखना हो जाए बता दीजिएगा। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते, आई थिंक सबका लिखना हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26,
ना यहां तक क्या हुआ, वी हैव डन टिल रेशियो। यहां तक जो डिस्कशन अपना कंप्लीट हुआ ना, वो रेशियो का डिस्कशन यहां पे कंप्लीट हुआ। आपको याद होगा चैप्टर में 4 पार्ट था, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। जो फर्स्ट पार्ट था रेशियो, वो यहां पर जाकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ व्हाट, प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो राजा बेटा लोग आ जाओ, फटाफट फटाफट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हेन द फोर क्वांटिटीज ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ना प्रोपोर्शन इज आल्सो लिंक्ड विद रेशियो ओनली। प्रोपोर्शन भी रेशियो से ही लिंक्ड है। जैसे 4 क्वांटिटी ए बी सी डी को प्रोपोर्शन कब बोलते हैं, तो ये लिख सकते हैं, व्हेन A is to B is equal to C is to D, then A, B, C, D are said to be in proportion। तो 4 टर्म A, B, C, D को प्रोपोर्शन में कब बोला जाएगा, जब पहला दोनों का रेशो और लास्ट का दोनों का रेशो क्या होगा, सेम होगा, तभी चारों टर्म को माना जाएगा वो प्रोपोर्शन में। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अब समझो A is to B का मतलब क्या होता है, A by B इज इक्वल टू C is to D का मतलब क्या हुआ, C by D। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू सी। अब एक बात समझो, A और D क्या हुआ, पहला टर्म और लास्ट टर्म है ना, इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, क्योंकि A और D क्या है, दो एक्सट्रीम टर्म्स है ना, A और D तो दो एक्सट्रीम टर्म्स है, इसलिए क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू, और B और C क्या था, बीच में था, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो दैट मीन्स 4 टर्म प्रोपोर्शन में कब बोल सकते हैं, या तो ऐसा बोल लो कि पहला दोनों का रेशियो और लास्ट का दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। या फिर ऐसा बोल लो कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब लास्ट का दोनों का मल्टीप्लीकेशन और बीच का दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो, सेम हो, तभी हम लोग 4 टर्म को क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन में कह सकते हैं। सबको एग्री कर रहे हैं, इज एवरीवन एग्रीड, यस और नो। तो प्रोपोर्शन में कब बोलेंगे, ये बात क्लियर है कि नहीं है, पक्का, परफेक्ट। तो दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट टर्म क्या आता है, व्हेन 4 क्वांटिटीज A, B, C एंड D आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी हम लोग क्या समझे कि 4 टर्म को प्रोपोर्शन में कब बोलते हैं, तो हम लोग ये समझे कि 4 टर्म प्रोपोर्शन में तभी होगा जब पहला दोनों का रेशियो लास्ट का दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, या फिर पहला और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन और बीच का दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, सेम होगा, तभी हम 4 टर्म को प्रोपोर्शन में कह सकते हैं। और अब हम लोग के पास क्या है कि 4 टर्म को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बोलेंगे, पहला टर्म क्या था, प्रोपोर्शन, अब क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये छोटा सा गैप क्या है सर, क्या है एग्जैक्ट डिफरेंस प्रोपोर्शन और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, इसके लिए थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, थर्ड लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। टिल देन जो भी पार्ट हम लोग आज डिस्कस किए और लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था, उन चीज को अच्छे से रिवाइज करिए, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिले तो यहां से अपने डिस्कशन को वी कैन कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, सो आई होप आज के सेशन में जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हुआ, जो आपको और नया चीज जानने का मालूम चला, दैट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड लेट्स मीट इन द थर्ड लेक्चर टू कंटिन्यू विथ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।